नमस्कार साथियों। देखिए, आप में से कई स्टूडेंट्स मुझसे कंटिन्यूस जो है कंसिस्टेंटली काफ़ी टाइम से मैसेजेस कर रहे हैं कि सर ये जो पेडागोजी जो है उसमें हमें प्रॉब्लम है। कौन से टॉपिक में? पेडागोजी में। और पेडागोजी में प्रॉब्लम जो इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा है, क्योंकि क्या है कि इंग्लिश में क्या है कि जो मैटर जो है ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और उनको बार बार में इस चीज़ में दिक्कत आ रही है कि सर पेडागोजी। तो मैं आपको पूरा का पूरा पेडागोजी वाला मैटर जो आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ। दो तीन बातें आप ध्यान रखें। ये पूरा का पूरा पेडागोजी वाला मैटर आपको ऑलमोस्ट 7 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। फाइन। और इस पेडागोजी वाले मैटर के बारे में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब आप में से कोई भी स्टूडेंट जिसने पेडागोजी पढ़ भी रखी है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके इस पेडागोजी वाले जो सेक्शन है उसमें से जो मैं पढ़ाऊंगा ये 7 घंटे के अंदर, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपके लिए इसमें जो है अवेलेबल हो जाएंगे। यानी कि आपको 10 से 12 क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। और आपने यदि पेडागोजी पहले भी पढ़ रखी है तो मैं आपको डेफिनेटली बता देता हूं कि आपको निश्चित रूप से, पहले भी आपने कितनी भी पढ़ रखी है, आपको निश्चित रूप से 2 या 3 क्वेश्चंस का फिर भी आपको फायदा हो जाएगा। और 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो गेम चेंजर प्रूव हो जाते हैं। फाइन। आपको पूरी पेडागोजी, जैसे आपने मान लो पहले से पढ़ रखी है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हैं, तो मेरा आपको सजेशन है कि आपकी ये जो 7 घंटे की करीब की क्लास होगी, आप इसको डबल उस पे स्पीड पे करके आप इसको 3 साढ़े 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद निश्चित रूप से आपको खुद को ही फील हो जाएगा, पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील होगा और आपको लगेगा कि कम से कम यदि आपने कितनी भी लंबी तैयारी कर रखी है तो भी आपको लगेगा एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन हमारे एक्स्ट्रा सही हो गए। फाइन। तो आपके लिए मैं क्या सुविधा कर रहा हूँ आप समझिए। पहली बात तो इसमें पूरी की पूरी पेडागोजी होगी और इसके अलावा आपको इसके प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत ये है कि भाई हिंदी मीडियम में तो अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं। तो आपको सारे के सारे कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे और आप उन नोट्स को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो पहले आप ये सारी क्लासेस समझ लें। आप चाहें तो नोट्स की PDF लेकर उनकी प्रिंट भी निकाल लें, जैसे भी आपको बेटर लगे। आप यदि इसको बहुत भी आपने पढ़ रखा है तो अभी 3.5 घंटे में आपका एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको निश्चित रूप से एग्जाम में फायदा होगा। तो आप ये क्लासेस के बाद आप क्या करें, देखिए आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे। आप ये लिंगुआ फ्रैंका ऐप डाउनलोड कर लें। लिंगुआ फ्रैंका ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर स्कूल लेक्चरशिप का कोर्स होगा, एक फोल्डर होगा स्कूल लेक्चरशिप का। ठीक है, स्कूल लेक्चरशिप का जो फोल्डर होगा उसमें आपको स्पेसिफिक एक फोल्डर दे रखा है पेडागोजी एंड ICT का फोल्डर। तो जब आप उस फोल्डर में जाएंगे तो वहां पर आपको सब कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। आपको कैसे मिलेंगे, जैसे आपको पहले टीचिंग मॉडल्स के, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के, आपको कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के, आपको इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के, कम्युनिकेशन के, इस तरीके से सारे के सारे जो कंप्लीट जो है आपके फोल्डर्स बने हुए हैं, आप उन फोल्डर्स में जाकर आप उनकी प्रिंट ले सकते हैं। उनमें क्वेश्चंस के उसके मतलब नोट्स के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी दे रखे हैं। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन किस तरीके से दे रखे हैं, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेशन के नोट्स हैं और कम्युनिकेशन नोट्स में कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए 2011 से लेकर 24 तक, उनके आंसर सहित जो है क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के नोट्स हैं तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल की फाइल में केवल एडवांस ऑर्गेनाइजर पर कितने क्वेश्चन आए अभी तक वो दे रखे हैं। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के नोट्स हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल पर कितने क्वेश्चन आए वो अलग है। उसके बाद जैसे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल पर अभी तक कितने क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, वो सारे हैं। एक फोल्डर जैसे आपको कोऑपरेटिव लर्निंग का मिलेगा तो कोऑपरेटिव लर्निंग के नोट्स और उसी के साथ आपको कोऑपरेटिव लर्निंग पर अभी तक 2011 से 25 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनके आंसर सहित आपको सारे के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आपको क्लासेस यहाँ पर हो गई पूरी आप 7 आवर्स के अंदर पूरी क्लासेस देख लें। आपको यदि पहले से पढ़ रखा है अच्छी तरह से, बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आप उसकी वॉल्यूम 2 की करके देख लें, है ना। और सारे के सारे नोट्स जो है वो आप क्या करें, लिंगुआ फ्रैंका ऐप डाउनलोड करेंगे। तो लिंगुआ फ्रैंका ऐप डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप उसमें एक फोल्डर होगा स्कूल लेक्चरशिप का, उसमें जाएं। वहाँ पर आपके जो है पेडागोजी और ICT जो है उसका फोल्डर होगा, आप उसको ओपन करेंगे तो आपको सारे के सारे नोट्स जो है उसको क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएंगे। डाउनलोड होने के बाद उसको आप प्रिंट ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आराम से प्रिंट निकालना चाहे प्रिंट निकाल लें। आपको जैसा भी बेटर लगे, आप केवल चाहते हैं कि नहीं हम तो मोबाइल की स्क्रीन पर ही देख कर समझ लेंगे, बाकी कि हम इस क्लास में समझ लेते हैं। फिर कह रहा हूँ ये 3.5 घंटे की क्लास आपके 2 या 3 क्वेश्चन मतलब 7 आवर्स की है। आप वॉल्यूम चेंज करके
उस 2 की वॉल्यूम करके कम टाइम में भी देख सकते हैं, आपके लिए गेम चेंजर प्रूव हो जाएगी, है ना। तो स्टूडेंट्स ने काफ़ी देर से मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैं जो है मैंने कहा आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ, आपके लिए निश्चित रूप से बेनिफिशियल रहेंगी। पेडागोजी और ICT जो है, इसमें आपके जो क्वेश्चंस जो हैं अब वो कितने आएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये है कि अभी कहीं इस तरीके से क्लैरिफिकेशन नहीं है ना, और इस तरीके से पहली बार एग्जाम हो रही है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि इसमें से जो क्वेश्चन है आपको 10 to 15 क्वेश्चन आने चाहिए। अब देखो इसमें ऊपर नीचे हो सकते हैं, ±5 हो सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपको जो है इस टॉपिक में से, ठीक है ना, पेडागोजी में और ICT में से 10 to 15 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। पेडागोजी और ICT जो वाला ये टॉपिक है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन क्या है कि लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या है, क्योंकि वो किसी का भी सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, इस पर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो ये सबसे ईजी टॉपिक होता है। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आपको इसमें से 15 क्वेश्चन जो है आने हैं एग्जाम्पल, तो ध्यान रखना इसमें हमेशा क्या होता है कि 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको ऐसे होते हैं जो कि आप किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा हो उसका आंसर वो आराम से दे देता है, क्योंकि जो चॉइसेस होती हैं उसमें से 3 चॉइस तो ऐसे पॉजिटिव होती हैं और एक बिल्कुल नेगेटिव होती है जो आप सोच सकते हो कि हो ही नहीं सकती, है ना। तो वो तो उसके लिए पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। 2 to 3 क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो कि या तो डेफिनेशंस पे आ जाएं, DEFINITION डेफिनेशंस पर आ जाएं, या फिर कुछ इस तरीके से हो जैसे आपके सिलेबस में जो जैसे आपके डायरेक्ट सिलेबस में दिया हुआ है और इनडायरेक्ट रूप से वो कहीं किसी तरीके से टच हो और जो स्टूडेंट जनरली नहीं पढ़ पाते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि यदि कोई स्टूडेंट उसको पढ़ता है, यदि मैंने कहा कि पढ़ेगा, तो वो इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा उस 1-2 क्वेश्चन के लिए कि हो सकता है कि वो जो उसका जो मेजर जो पोर्शन है उसमें वो उन चीज़ों को भूल जाए और बल्कि ज़्यादा गलती कर दे। मेरा कहने का मतलब है कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो डेफिनेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगे कि ये अनफेमिलियर हैं और वो जो है जनरली स्टूडेंट्स की अप्रोच में नहीं हो सकते। 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हो, ठीक है ना, हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद इस तरीके से हम यदि 15 क्वेश्चन की बात करें, है ना, तो हम ये मान लें लगभग ये जो है 5 क्वेश्चन इधर हो गए, फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन होते हैं। तो देखो 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि जिसने कि सब्जेक्ट मैटर जो है सिलेक्टेड तरीके से सब्जेक्ट मैटर पढ़ा हुआ होता है, उसकी ढंग से उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके दिमाग में टर्म्स जो है क्लियर होती हैं, है ना, जो कि बहुत ईजी होती हैं, है ना। तो वो आराम से इन 10 क्वेश्चन में से 10 कर सकता है और आप ये मान लो कि 9 कर सकता है, ठीक है। तो हम ये मान के चले 9 तो ये और 2 या 3 ये, ठीक है ना। तो 12 क्वेश्चन, और इनको यदि हम नहीं भी कर पाए इनमें से, यदि मान लो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, तो वो ये जो इस तरीके की डेफिनेशंस होंगी ना, जैसे मान लो आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशंस हैं उनको आपने पढ़ लिया, 2 या 3 डेफिनेशन आपने याद कर ली, लेकिन कोई दूसरी आ गई तो फिर उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आप फिर तो भले आप 20 कर लो, 21वीं आ जाए, 100 डेफिनेशन याद कर लो, 101वीं आ जाए, तो वो इसीलिए होती है कि आप उनको छोड़ दें, ठीक है ना। किसी ने कोइंसिडेंटली पढ़ लिया तो वो एक अलग बात है ना। तो इस तरीके से हम 12 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं, और यदि यहाँ पर भी हमारा थोड़ा सा साथ हो तो हम और आगे 13-14 तक भी पहुँच सकते हैं, और 15 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो इतने 12+ क्वेश्चन आप ईजीली, यदि आप बहुत स्मार्ट स्टडी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करें तो भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो पेडागोजी और ICT वाला जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है, मेरे हिसाब से आपको 6 से 8 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। देखो ये टेंटेटिव है 6 से 8 घंटे। मैं इसमें केवल आपको सब्जेक्ट मैटर के बारे में बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको वो टाइम का अलग है। मैं केवल आपके जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उसमें सारे के सारे कंप्लीट नोट्स आपको दिए जाएंगे, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद भी समझने के लिए 6 से 8 घंटे की ज़रूरत होगी, और मेरा मानना ये है कि 6-7 घंटे आप उसको समझने के बाद आपको वो याद करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि आप उसको याद करें। आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, और आप एक बार सरसरी जैसे उसको रीडिंग लगाओगे ना, तो अभी आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस में आपको आराम से जो है क्लियर हो जाएगा कि आपका आंसर क्या है। आपको पढ़ाने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, उसके बाद आपको केवल नोट्स की रीडिंग ही लगानी है, रटना याद करना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जहाँ जो चीज़ें कुछ चीज़ें रटने वाली होती हैं तो वो मैं बता दूंगा कि ये तो चीज़ें रटनी है। जैसे मान लो आपको किसी भी टीचिंग मॉडल का जो है आपको उसको किसने इंट्रोड्यूस कराया, तो वो चीज़ रटने वाली होती हैं कुछ है, और पढ़ना क्या क्या है कैसे कैसे वो भी मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। फाइन। तो पहली बात तो ये, तो पहली बात तो आपके दिमाग में किसी तरीके का इसका लेकर डर है तो उसको मिटा दीजिए, ठीक है ना। और आपका जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तो आपके दिमाग में सबसे इजी टॉपिक यही रहेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई चीज़ है ना। मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप बिल्कुल पेशेंस से, आपको 6 से 8 घंटे का टाइम है, जिसमें कि मेरा मानना यह है कि 8 घंटे की क्लासेस में आपका जो है इसकी थियरी कंप्लीट हो जाएगी, और क्वेश्चंस जो है
मैंने क्या किया है, जैसे आपके सिलेबस में मैं आपको बताया तो पहले तो आपको थोड़ा सा सिलेबस बताता हूँ, इसका सिलेबस क्या है। देखो ये जो पेडागोजी और आईसीटी का जो सिलेबस है, इसमें जो पेडागोजी है, ठीक है ना, जो पेडागोजी है उसमें क्या क्या चीज़ें, देखो फर्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड इट्स यूजेस। फर्स्ट टॉपिक तो ये है कम्युनिकेशन एंड इट्स यूजेस। सेकंड जो टॉपिक है वो है टीचिंग मॉडल्स। सेकंड जो है वो है टीचिंग मॉडल्स। अब टीचिंग मॉडल्स में आपको ध्यान रखना है कि ना अननेसेसरी चीज़ें नहीं पढ़नी है ना। देखिए आपके सिलेबस में जो टीचिंग मॉडल है, अब इसमें अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे टीचिंग मॉडल्स हैं, अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशंस हैं। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो नोन है, जिस पर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना, वो जो है ब्रूस जॉइस का है। और ब्रूस जॉइस जो है उसने इसको जो सारे के सारे टीचिंग मॉडल्स हैं, अभी आप सोचेंगे टीचिंग मॉडल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल एक एक शब्द आपका क्लियर होगा। अभी मैं सिलेबस बता रहा हूँ इसलिए, जैसे आपको पता लगे क्या पढ़ना है। टीचिंग मॉडल्स जो हैं, वो जो ब्रूस जॉइस है उसने उनको 4 फैमिलीज़ में बांटा है, यानी उसके 4 पार्ट बनाए हैं। अब हर किसी पार्ट में अलग अलग मॉडल्स हैं, तो उसमें एक 4 पार्ट में से एक पार्ट है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। देखो मैंने कहा क्लासिफिकेशन की यदि बात करें तो ब्रूस जॉइस जो है उसने जो है 4 फैमिलीज, ये या फिर कह सकते हो 4 मेजर डिवीजन किए हैं। फैमिलीज का मतलब मेजर डिवीजन, और उन 4 मेजर डिवीजन में से एक का नाम है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो है, ये जो मेजर डिवीजन है, इसके अंदर 7 मॉडल्स आते हैं। इसके अंदर कितने आते हैं? 7 मॉडल्स, ठीक है। सबसे पहले देखो ब्रूस जॉइस जो है उसने टीचिंग मॉडल्स को एक मोटे भागों में बांटा, इसका मतलब 4 बड़े भागों में बांटा, उनको 4 फैमिलीज कहते हैं। उन 4 फैमिलीज में से एक फैमिली का नाम है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल आपके सिलेबस में, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के अंदर भी 7 मॉडल्स आते हैं। उन 7 मॉडल्स में से केवल 3 मॉडल ही आपके सिलेबस में हैं। अब वो कौन कौन से हैं? एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, सेकंड है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, एंड थर्ड वन इज इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। ओके, तो ये आपके सिलेबस में मॉडल्स हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नाम दे रखा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, इसका मतलब हमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में क्या क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के 7 मॉडल्स कौन कौन से हैं वो पता होना चाहिए, उनके प्रोपाउंडर पता होना चाहिए, और बाकी के जो इन 3 के अलावा जो और जो मॉडल्स हैं उनका एक एक लाइन में हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली इसमें होता क्या है, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा बाकी के 4 मॉडल्स से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, केवल उनके नाम, उनके प्रोपाउंडर्स, और उनमें एक एक लाइन में हमें समझ में आना चाहिए कि ये एक्चुअली ये है क्या, इसमें होता क्या है, ठीक है। बाकी के ये जो 3 मॉडल हैं ये आपके सिलेबस में, और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में पूछे जाएंगे, और इसमें जो है हमें क्या करना है, हमें इनके बारे में अच्छी तरह से पढ़ना है, इसकी सारी चीज़ें पढ़नी है। अब इस टॉपिक में देखो, इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, पहले तो टीचिंग मॉडल्स समझेंगे, टीचिंग मॉडल्स क्या होता है, उसके बाद टीचिंग मॉडल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, टीचिंग मॉडल्स के सारे स्टेप्स पढ़ेंगे, उसके बाद टीचिंग मॉडल में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के 7 मॉडल्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम हमारे जो सिलेबस में है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल को पढ़ेंगे डिटेल में, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को पढ़ेंगे, और इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल को पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद जो है थर्ड जो सेक्शन है इसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, एड्स, कुछ भी आप कह दो, ठीक है ना। ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल देखो, इसमें जैसे आपके विजुअल एड्स होते हैं, ऑडियो एड्स होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, ये होता है, ठीक है। फोर्थ जो टॉपिक है आपका वो है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग, तो आपकी ये जो
आईसीटी और पेडागोजी जो है, पेडागोजी और आईसीटी वाले पार्ट में जो पेडागोजी है उसमें ये 4 टॉपिक हैं। अब ये वाला जो टॉपिक है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसको हम पढ़ेंगे आईसीटी के साथ, क्योंकि आईसीटी में आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं, तो ये हम उसके साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक जो है उनसे ज़्यादा रिलेट करता है, ठीक है ना। तो हम अभी एक बार जो है पेडागोजी में जो मैंने आपको नोट्स डाले हैं वो 3 टॉपिक के डाले हैं अभी। एक जो है मैंने आपको कम्युनिकेशन एंड इट्स यूजेस के डाले, एक टीचिंग मॉडल्स के डाले, और टीचिंग मॉडल्स में तीनों के मॉडल्स के नोट्स डाले हैं, और एक आपको जो है किसके डाले हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग। ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है इसको हम पढ़ेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है। तो पहला हो गया पेडागोजी। इसके अलावा आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी में आईसीटी है, उसके बाद आईसीटी, उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, सिस्टम अप्रोच है, ठीक है ना, और उसके बाद कंप्यूटर एडेड लर्निंग है, असिस्टेड लर्निंग है, ये 3-4 टॉपिक उसमें है, और वो ज़्यादा मेजर जो पोर्शन है आपका इसी के अंदर है, पेडागोजी के अंदर, ठीक है। तो अभी मैं आपको पेडागोजी के बारे में बताता हूँ, फिर आईसीटी के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि हम एक एक चीज़ पढ़ते हैं फिर आपको ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे कैसे ये भी आप समझ लीजिए। मैंने आपको जैसे कम्युनिकेशन एंड इट्स यूजेस जो है इसके आपके जो नोट्स डाल दिए हैं, नोट्स के बाद अभी तक कम्युनिकेशन एंड इट्स यूजेस के ऊपर ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चंस आए हुए हैं। आरपीएससी स्कूल लेक्चरशिप में अभी तक इसके ऊपर 90 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब 90 क्वेश्चंस में से कुछ 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो गए हैं एज इट इज़, तो वो मैंने उनको एक ही बार काउंट किया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ओवरलैपिंग करते हैं कि इसका मतलब हम इसको इस टॉपिक में भी मान सकते हैं और इस टॉपिक में भी मान सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से टोटल लगभग 80 के करीब क्वेश्चंस जो है मैंने आपको इसमें जो है इंक्लूड किए हैं, जो कि लास्ट ईयर्स आए हुए हैं। हम उनको पहले हम इसको पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को, कम्युनिकेशन एंड इट्स यूजेस क्या है, फिर उसके वो सारे क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से टीचिंग मॉडल्स में इसी तरीके से मैंने आपको क्या है, पहले इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो है उसके नोट्स दिए हैं, तो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल पे जितने भी क्वेश्चन आए उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल को पढ़ेंगे अच्छी तरह से, फिर उस पर जितने भी क्वेश्चन आए उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, उस पर जितने भी क्वेश्चन आए उनको सॉल्व करेंगे। और उसी तरीके से ये टीचिंग लर्निंग और फिर ये कोऑपरेटिव लर्निंग पढ़ेंगे, उस पर जितने भी क्वेश्चन आए, जैसे कि अब हम जैसे कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन पे कम से कम 80 क्वेश्चन जो है उनको हम देखेंगे, जो मैंने आपको नोट्स में भी डाले हुए हैं, ठीक है, जो कि लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हुए हैं, यानी प्रीवियस जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो जिसके बारे में मैंने आपको 4 टॉपिक बताया कि भाई कम्युनिकेशन एंड इट्स यूजेस, ठीक है, मैंने आपको बताया टीचिंग मॉडल्स, फिर मैंने आपको आया टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, फिर उसके बाद मैंने आपको कोऑपरेटिव लर्निंग। तो मैंने कहा ये जो चीज़ें हैं किसके अंदर आती हैं, ये पेडागोजी के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती हैं, पेडागोजी, ठीक है। देखो यदि पेडागोजी, वैसे देखो इसका पेडागोजी ये नोट्स में वो मैं आपको पढ़ाऊंगा टीचिंग मॉडल के साथ कि भाई ये पेडागोगोस शब्द है, ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है टीचर ऑफ स्टूडेंट्स, वो एक अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो फैक्चुअल बातें हैं। लेकिन हम इसको समझेंगे पेडागोजी क्या होता है। यदि हम इसकी लिटरल मीनिंग पर जाएँ, पेडागोजी के यदि हम डिक्शनरी मीनिंग पर जाएँ, लिटरल मीनिंग पर जाएँ, तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ टीचिंग मॉडल्स, या फिर आप कह सकते हो स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स कर लो, ठीक है। यदि हम पेडागोजी वर्ड लिटरल शब्द पे जाएं तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स, जो भी टीचिंग मेथड्स हैं उनकी स्टडी करना। लेकिन ये एक लिटरल लिमिटेड डेफिनेशन हो गई, ये सफिशिएंट नहीं है। यदि हम वाइड रूप से देखें, देखो यदि हम कहा जाए कि यदि लिटरल मीनिंग पर जाएं तो लिटरल शाब्दिक अर्थ तो पेडागोजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड, ओके। यदि इसकी कॉम्प्रिहेंसिव वाइड मीनिंग की तरफ जाएं तो पेडागोजी का मतलब होता है द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। अब देखो इस डेफिनेशन के अंदर ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई है और आपको सिलेबस भी समझ में आ जाएगा। इसी डेफिनेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और इस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। देखो यदि इसके बारे में कहा जाए कि भाई पेडागोजी क्या है, तो पेडागोजी क्या है, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। देखो हमने 2 चीज़ कहा, एक तो ये आर्ट है और साइंस है, किसकी, टीचिंग एंड लर्निंग की। अब देखो आर्ट जो है क्यों है, पेडागोजी को आर्ट क्यों कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखो पेडागोजी जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्रिएटिविटी होती है, पर्सनल स्टाइल होती है,
देखो जब हम पेडागोजी की बात करते हैं तो पेडागोजी के अंदर 3 एलिमेंट मेन है, ठीक है। देखो पहली बात तो पेडागोजी के बारे में मैंने आपको बताया, हमारा शब्द यूज हुआ था टीचिंग एंड लर्निंग, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। अब मुझे बताओ टीचिंग का काम कौन करेगा? टीचर। यदि हम क्लासरूम सिचुएशन की बात करें तो टीचिंग का काम कौन करता है? टीचर। और लर्निंग सीखता कौन है? स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो पेडागोजी जो होती है इसमें 3 चीजें शामिल होती हैं, एक होता है टीचर, एक होता है स्टूडेंट, और एक होता है इंस्ट्रक्शनल टूल्स। देखो एक वर्ड आपको बार बार में यूज होगा, जब आपको क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी यूज होगा, इंस्ट्रक्शनल टूल्स। तो ये बहुत सिंपल सा वर्ड है, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, इंस्ट्रक्शनल का मतलब इंस्ट्रक्शन देना, इंस्ट्रक्शन देने का मतलब टीच करना, ठीक है ना। यानी कि टूल्स, टीच करते वक्त जो टूल्स काम आ रहे हैं, पढ़ाते वक्त जो इंस्ट्रूमेंट्स काम आ रहे हैं, जो टूल्स काम आ रहे हैं, जो स्ट्रैटेजीज काम आ रही हैं, पढ़ाते वक्त जो भी इक्विपमेंट काम आ रहे हैं। आई रिपीट, मैंने कहा कि जो पेडागोजी है उसमें 3 चीज़ें हैं, एक है टीचर, एक है स्टूडेंट, और एक है आपके इंस्ट्रक्शनल टूल्स। इंस्ट्रक्शनल टूल्स का मतलब, इंस्ट्रक्शन का मतलब रिलेटेड टू टीचिंग, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन देना मतलब रिलेटेड टू टीचिंग, टीचिंग से रिलेटेड जो भी टूल्स काम आ रहे हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शनल टूल्स हैं। जैसे मान लो ये बोर्ड काम आ रहा है, ये पेन आ रहा है, ठीक है ना। आपका कोई भी जो भी सारी की सारी चीज़ें, टीचिंग चार्ट है, कोई विजुअल एड्स है, कोई मैप है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इंस्ट्रक्शनल टूल्स है। तो ध्यान रखना पेडागोजी क्या करती है, इन तीनों चीज़ों को एक साथ ले आती है। इट ब्रिंग्स टुगेदर टीचर, स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्शनल टूल्स। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। तो हमने ये, ठीक है, ये बात अब देखो यहाँ पे, अब मैंने आपको ये बात क्यों बताई, क्योंकि मैंने कहा कि पेडागोजी जो है आर्ट और साइंस है। अब देखो आर्ट में क्या होता है, क्रिएटिविटी होती है, पर्सनल स्टाइल होती है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, टीचर क्या करता है, टीचर कई सारे रोल प्ले करता है, टीचर किसी चीज़ को समझाने के लिए स्टोरी टेलिंग करता है, टीचर कई सारे गेम्स करवाता है ना। तो ये क्रिएटिविटी हो गई ना। तो पेडागोजी के अंदर क्या करनी पड़ती है, क्रिएटिविटी करनी पड़ती है। और क्रिएटिविटी किसके अंदर होती है, आर्ट के अंदर, ठीक है ना। टीचर की जो पर्सनल स्टाइल है, ठीक है ना, पेडागोजी के अंदर क्या होता है, टीचर की पर्सनल स्टाइल। जैसे कोई टीचर है उसकी स्टाइल है मोटिवेशनल, वो पढ़ाते वक्त मोटिवेशन देगा। किसी टीचर की स्टाइल है ह्यूमरस, बड़े ह्यूमरस वे में पढ़ाएगा। किसी टीचर की स्टाइल है पढ़ाते पढ़ाते अपने लोकल टोन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हर टीचर की एक पर्सनल स्टाइल होती है। तो अब ये पर्सनल स्टाइल किसके अंदर आता है, आर्ट के अंदर। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, आर्ट इसलिए है क्योंकि ये जो पेडागोजी जो है, ठीक है ना, उसको आर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी कैसे होती है कि टीचर अपने अपने कई सारी चीज़ें क्रिएट करता है, मतलब कई सारी क्रिएटिविटी करता है। टीचर क्या करता है, रोल प्ले करता है, टीचर स्टोरी टेलिंग करता है, टीचर जो अपनी पर्सनल स्टाइल का यूज़ करता है, दीज आर क्रिएटिविटी, है ना। इसलिए तो जो है इसको क्या बोलते हैं, पेडागोजी को कहते हैं आर्ट। एक तो ये आर्ट है और एक साइंस। साइंस क्यों है, देखो अब साइंस क्या होता है, देखो ये सारी चीज़ों से आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। साइंस, एक्चुअली साइंस क्या होता है, यदि हम बहुत ही सिंपल वे में बात करें, साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक एप्लीकेशन। साइंस का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, KNOWLEDG, और यू गेट थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और यू कैन से रिसर्च। देखो यदि साइंस की सिंपल डेफिनेशन बात की जाए, ठीक है ना, तो साइंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। साइंस में क्या करते हो आप, एक सिस्टमैटिक तरीके से अप्लाई करते हो। किसको अप्लाई करते हो, अपनी नॉलेज को। उस नॉलेज, वो नॉलेज जो आपने कहाँ से प्राप्त की है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से, रिसर्च से। आपने बहुत सारी रिसर्च के साथ जो है ये पता लगाया है कि H2O जो है वाटर बन जाता है, ठीक है ना। तो आपने ये एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, रिसर्च से जो सारी 4 चीज़ प्राप्त की हैं, अब आप इसको सिस्टमैटिक तरीके से अप्लाई भी करते हो, ठीक है ना। आपको पानी बनाना हो बहुत सारा, तो आप इस तरीके से क्या करते हो, सिस्टमैटिक तरीके से हाइड्रोजन के 2 अणु यूज़ करते हो, ठीक है ना, ऑक्सीजन के 1 यूज़ करते हो, इस तरीके से पानी बनाते हो। तो साइंस में ये होता है कि एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन होता है। जो भी नॉलेज आपने अचीव की है रिसर्च के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, तो आप क्या करते हो, उसको सिस्टमैटिक तरीके से क्या करते हो, अप्लाई करते हो।
तो देखो आप इसके अंदर भी क्या करते हो, पेडागोजी के अंदर भी आप क्या करते हो, देखो पेडागोजी के अंदर भी आप जो है सिस्टमैटिक एप्लीकेशन करते हो और systematic application of knowledge of teaching, you get through observation and you can say and research. देखो आप क्या करते हो पेडागोजी के अंदर, आपने देखा होगा जैसे आप कोई भी टीचिंग मॉडल में कहता हूँ कि ये टीचिंग मॉडल जो है उस जो है साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, उसने साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, उसने इस साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, तो वो साइकोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, आप ये मान लो ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके बाद वो जो है कोई चीज़ जो है बताते हैं कि भाई ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, इस मॉडल के थ्रू बच्चों को पढ़ाने से ये फ़ायदा हो जाएगा, है ना। तो पेडागोजी के अंदर आप क्या करते हो, सिस्टमेटिक एप्लीकेशन करते हो, सिस्टमेटिकल तरीके से अप्लाई करते हो उस नॉलेज को, कौन सी नॉलेज को, नॉलेज ऑफ टीचिंग की जो आपके अंदर नॉलेज है उसको क्या करते हो, सिस्टमेटिक तरीके से अप्लाई करते हो। और ये सारी की सारी नॉलेज आपने कहाँ से प्राप्त की है, ऑब्जर्वेशंस और रिसर्च के द्वारा। अब वो ऑब्जर्वेशन रिसर्च आपका भी हो सकता है और किसी साइकोलॉजिस्ट का भी हो सकता है। जैसे कि मान लो आपने देखा कि आप एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के द्वारा पढ़ा रहे हो, तो मान लो कि वो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जो है उस पर काम जो है डेविड आसूबॉल ने किया है, तो आप उसकी रिसर्च का यूज़ करके पढ़ा रहे हो। लेकिन आप क्या करते हो, सिस्टमेटिक तरीके से अप्लाई करते हो। पेडागोजी में क्या करते हो, सिस्टमेटिक तरीके से अप्लाई करते हो उस नॉलेज को जो कि कई ऑब्जर्वेशन से प्राप्त हुई है। आप क्या करते हो, इसके अलावा आप जो है क्रिएटिविटी का भी यूज करते हो, दिस इज आर्ट। इसीलिए पेडागोजी को क्या कहते हैं, आर्ट एंड साइंस। आर्ट बिकॉज टीचर यूजेस क्रिएटिविटी, व्हाई साइंस, बिकॉज देयर इज अ सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ टीचिंग दैट यू गेट फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस, रिसर्चेस, साइकोलॉजिस्ट्स, इन सब की जो रिसर्च है, ऑब्जर्वेशन है, उसके द्वारा जो टीचिंग की नॉलेज है उसको आप सिस्टमेटिक तरीके से अप्लाई करते हो। तो पेडागोजी यही होता है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको फिर देखो यहाँ डेफिनेशन पे आ जाए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो पेडागोजी क्या होता है, ठीक है, पेडागोजी होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग जो है उसकी आर्ट और साइंस है। अब आप समझे, आर्ट क्या होती है, क्रिएटिविटी भी होती है इसमें, साइंस इसलिए क्योंकि सिस्टमेटिक एप्लीकेशन होता है, ठीक है ना। साइंस किस लिए, क्योंकि सिस्टमेटिक एप्लीकेशन होता है उन रिसर्चेस का या फिर उन ऑब्जर्वेशंस का। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कोई आपको क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में, ठीक है ना, और उसमें चॉइसेस थी कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसमें आया था कि मतलब पेडागोजी इन्वॉल्व्स, तो उसमें पहला ही था आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग लर्निंग। फिर इसके बाद ये आया था इट ब्रिंग्स टुगेदर टीचर, स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्शनल टूल्स। तो देखो टीचर को, स्टूडेंट्स को, इंस्ट्रक्शनल टूल्स को एक साथ लिया आता है ना, इज इट क्लियर। और थर्ड चॉइस ये थी कि इट इज़ अ सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ रिसर्चेज एंड ऑब्जर्वेशंस। तो देखो सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर हो गई। तो ये आपको समझ में आ गया कि भाई जो है पेडागोजी जो है क्या होता है, और इससे आपको चीज़ें ये भी समझ में आ गई। इसीलिए हमारे सिलेबस में क्या है, कम्युनिकेशन है, क्योंकि टीचर को कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। इसीलिए हमारे सिलेबस में टीचिंग मटेरियल है, टीचिंग एड्स हैं, इसीलिए हमारे सिलेबस में टीचिंग मॉडल्स हैं। तो ये सारी पेडागोजी जो है उसका बेसिक, यदि हम लिटरल मीनिंग कहें तो स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स है। लेकिन पेडागोजी में फिर क्या क्या चीज़ें और इंक्लूड होती हैं, पेडागोजी में टीचर भी इंक्लूड होता है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग होती है, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग लर्निंग, इसलिए इसमें टीचर भी इंक्लूडेड होता है। टीचर के अलावा स्टूडेंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं, और उसके अलावा जितनी भी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़ हैं, चाहे वो टीचिंग मेथड्स हैं, टीचिंग मॉडल्स हैं, टूल्स हैं, ऑडियो विजुअल, सब वो सब जो है पेडागोजी में शामिल होते हैं, ठीक है। अब आपको पेडागोजी का मतलब समझ में आ गया होगा, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, इट इंक्लूड्स टीचर्स, स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शनल टूल्स, ठीक है। इट ब्रिंग्स टुगेदर टीचर, स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्शनल टूल्स, ठीक है। इट इज़ अ साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज यू गेट फ्रॉम रिसर्चेज एंड ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ना। अब देखो ये हमने पेडागोजी की बात की, फिर इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हम कम्युनिकेशन पर आते हैं, और आपके नोट्स में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और आप इसको केवल समझते जाइए। और आपको देखिए
देखो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन एक स्टीरियोटाइप क्वेश्चन बार बार में आता ही है कि कम्युनिकेशन जो है वो किस टर्म से लिया गया है और उसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो देखो आप समझने में फोकस करना, आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा, है ना। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डेराइव्ड, कम्युनिकेशन शब्द जो है वो लिया गया है कहाँ से, लेटिन वर्ड से। तो ये आपको जो मैं आपको बॉक्स में बना रहा हूँ उन चीज़ों को ध्यान रखना है ना, वो इंपॉर्टेंट है। उन शब्दों को आप रिवाइज करना, अपने नोट्स में भी बॉक्स बना लेना, है ना। और उस वर्ड का नाम क्या है, कम्युनिस्ट। और कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है, कॉमन। इसका मतलब ये लेटिन के वर्ड कम्युनिस्ट से लिया गया है और कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन। इन दिस सेंस कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट सेंडिंग अ मैसेज, it's about making sure that both the sender and receiver had reached the mutual understanding। देखो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब जो चीज़ मेरे पास है वो आपके पास भी हो, ठीक है। यानी कि मान लो जैसे मैं कहूँ कि ये जो है चश्मा आप में और मेरे में कॉमन है, इसका मतलब आपके पास भी चश्मा है, मेरे पास भी चश्मा है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन का मतलब है कि जो चीज़ समझ आपकी है वो मेरी भी समझ होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कहा गुड, तो मेरे को ये बताना चाहिए कि मैं गुड का मतलब अच्छा समझ रहा हूँ, एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, तो आप भी वही समझ रहे हो, तो हमारी पारस्परिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कम्युनिकेशन वर्ड किसे लिया, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का मतलब कॉमन, इसका मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग कॉमन हो गई, हमारी अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल हो गई, पारस्परिक अंडरस्टैंडिंग। तो वर्ड क्या यूज इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो मैंने कहा इट इज a sense communication is just not just about sending a message। communication का मतलब केवल ये नहीं है कि आपने मैसेज सेंड कर दिया, it is about making sure that both sender and receiver reach the mutual understanding, कि रिसीवर और सेंडर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच गए हैं क्या, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में पहुंच गए हैं या नहीं पहुंच गए हैं, इसका पता लगता है किससे, फीडबैक से। इसका पता किससे लगता है, फीडबैक से पता लगता है, ठीक है ना। कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने आपको कोई भी बात कही, जैसे हमने कहा कि इंडो पाक वॉर में जो है ये जो पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ, आपने कहा हाँ बहुत नुकसान हुआ, वहाँ पे भी नष्ट हो गया, यहाँ पे भी नष्ट हो गया। इसका मतलब हमारी जो है बातें एक दूसरे को समझ में आ गई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, या फिर वो उसका प्रोटेस्ट करे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, तो भी वो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ जो है उसमें फीडबैक मिल जाएगा आपको, जैसे ही फीडबैक मिल जाएगा आपको बात पता लग जाएगा। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर देखो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें आप शेयर करते हो इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को, इमोशंस को और मैसेज को बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप टू अचीव अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन में क्या करते हो आप, इंफॉर्मेशन, आइडिया, इमोशन, ठीक है ना, उसको शेयर करते हो। इमोशन कैसे शेयर करते हो, जैसे कोई आया, आप एकदम से आपसे दुखी हुआ, आपने उसको गले लगा लिया, तो इमोशन से शेयर हो गए, दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, ठीक है ना। नॉन वर्बल है लेकिन कम्युनिकेशन है। आपने किसी भी आइडियाज़ को शेयर किया, अब वो या तो दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप, और या फिर ग्रुप में भी हो सकता है, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। फिर देखो इन सिंपल टर्म में कहा जाए तो कम्युनिकेशन इज हाउ वी कनेक्ट अदर्स थ्रू स्पीकिंग, राइटिंग, जेस्चर्स एंड विजुअल्स। कम्युनिकेशन का मतलब है हम दूसरे से कैसे कनेक्ट हों, स्पीकिंग के द्वारा या फिर राइटिंग के द्वारा या जेस्चर, मतलब किसी भी दूसरे से कनेक्ट होना। और कनेक्ट होने का तरीका स्पीकिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, जेस्चर्स हाव भाव हो सकते हैं, विजुअल्स हो सकते हैं। विजुअल्स का मतलब कोई पोस्टर हो सकता है, कोई बैनर हो सकता है, ठीक है ना, या फिर कोई फूल हो सकता है, मैं किसी को फ्लावर दे दूं, ठीक है ना। तो कोई भी तरीके से दूसरे से कनेक्ट होना, दैट इज कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व्स, इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या होते हैं, देखो सेंडर है, मैसेज है, मीडियम चैनल है, रिसीवर है, एंड ऑफन इंक्लूड्स फीडबैक। देखो इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कम्युनिकेशन जो है इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, इसके अंदर वैसे जनरली जो है 7 चीज़ें शामिल होती हैं, है ना, और उनका सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कम्युनिकेशन में सबसे पहले क्या होता है, सेंडर होता है। कम्युनिकेशन जैसे देखो यदि कम्युनिकेशन हो रहा है तो कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, देखो एक बार मैं आपको बताता हूँ। देखो कम्युनिकेशन में सबसे पहले तो सेंडर होगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो क्या होगा, सेंडर। अब सेंडर जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है ना, मैं आपको कोई मैसेज दे रहा हूँ, और सेंडर को कम्युनिकेटर भी कहते हैं, कम्युनिकेटर भी कहते हैं, ठीक है ना। जो और इसी कम्युनिकेटर को सोर्स भी कहते हैं,
ये तीनों नाम ध्यान रखना, आपको एग्जाम में अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो कम्युनिकेशन में पहला तो जो होता है, जैसे कि मान लो मेरे और आपके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, किसी से मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं एक सेंडर हूँ, मेरे को कम्युनिकेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि आई इनिशिएट द कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन को शुरू करता हूँ, और मैं कम्युनिकेशन को शुरू करता हूँ इसलिए मुझे कम्युनिकेशन का सोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है मेरे पास क्या है, कोई मैसेज है, ठीक है। अब मैसेज को आप आइडिया भी कह सकते हो, क्या है, मैसेज या आइडिया। अब मेरे पास एक मैसेज है और मैसेज का मतलब है मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है ना। अब उस आइडिया जो है, जैसे मेरे पास कोई भी चीज़ है, ठीक है ना, कोई भी आइडिया है, मुझे आपसे कुछ कहना है, ठीक है ना। जैसे मुझे आपसे कहना है कि भाई आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है ना। तो अब ये मेरे दिमाग में आइडिया है। अब इस आइडिया जो है इसको मैं किसी चीज़ में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है ना। अब कन्वर्ट करने के लिए ऐसा हो सकता है कि मैं आपको कोई स्माइली भेजूँ, हो सकता है कि मैं आपको कोई फूल रोज़ दे दूँ, है ना। तो या फिर हो सकता है कि मैं मुंह से बोल दूँ, या मैं आपको मैसेज टाइप करके भेज दूँ, या फिर मैं आपको रिटन में दे दूँ। तो अब उस कम्युनिकेशन, ये जो सेंडर था, ये समझ लेना, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको बहुत ईजी क्वेश्चन गलत कर देते हो आप, है ना। ये सेंडर हो गया। अब सेंडर के बाद क्या हो गया, कम्युनिकेशन। सेंडर को कम्युनिकेटर भी कहते हैं, सोर्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, उसके सेंडर के दिमाग में कोई आइडिया होता है, और सेंडर के दिमाग में जो आइडिया होता है दैट इज कॉल्ड मैसेज। सेंडर के दिमाग में जो भी आइडिया होता है उसे क्या कहते हैं यार, मैसेज, है ना। एक मिनट। अब जो सेंडर के दिमाग में जो आइडिया होता है उसे आपने, मैंने कहा मैसेज। अब उस मैसेज को आप क्या कन्वर्ट करते हो, ठीक है ना, किसी लैंग्वेज में, टेक्स्ट में, किसी भी चीज में। अब वो जो आप कन्वर्ट करना होता है उसे बोलते हैं एनकोडिंग। क्या कहते हो, एनकोडिंग, ठीक है। अब एनकोडिंग के लिए आप यूज करते हो कोई भी चैनल। आप क्या यूज करते हो, कोई भी चैनल यूज करते हो, ठीक है ना। चैनल को आप मीडियम भी कहते हैं। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से समझ लो। मैसेज, आपके दिमाग में कोई आइडिया था, मेरे दिमाग में आइडिया था कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है ना। ये मेरे दिमाग में एक आइडिया था। अब इस आइडिया को मैंने क्या कहा, मैंने या तो स्पोकन वर्ड्स में यूज किया, तो फिर इसके बाद उसको मैं कन्वर्ट करता हूं, जो कन्वर्टिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है ना, उस आइडिया मैसेज को कन्वर्टिंग की प्रोसेस जो होती है उसे बोलते हैं एनकोडिंग। एनकोडिंग के बाद फिर आप उसको कन्वर्ट करने के बाद चैनल का यूज करते हो कि भाई क्या, किसके द्वारा भेजूं, किसी लेटर के द्वारा उसको भेजूं, टेक्स्ट भेजूं, फोन करूं, ठीक है ना, वीडियो कॉल करूं। तो वो जो माध्यम आप यूज करते हो उससे कहते हैं चैनल या मीडियम। उसे क्या कहते हैं, चैनल या मीडियम। अब आपने कोई माध्यम यूज कर लिया, उसके बाद ये जो आपकी बात कहां पहुंच गई, रिसीवर के पास। किसके पास पहुंच गई, रिसीवर के पास, ठीक है। अब रिसीवर के पास जब आपकी ये बात पहुंच गई तो रिसीवर क्या करेगा, उसको समझेगा, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे को क्या है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और मैंने या तो उसको रोज़ दे दिया, रोज़ दिखा दिया, ठीक है ना, या फिर मैंने उसको लिख के भेजा, या फिर मैंने बोला। अब मैंने ये सब कुछ जो भी बोला, लिखा, कुछ विजुअल्स दिखाए, कुछ भी किया, मैंने कोई भी मीडियम यूज़ किया, चाहे फ़ोन किया। फिर उसके बाद जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो रिसीवर इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करेगा, रिसीवर इसके मीनिंग को समझेगा, और जो समझना जो होता है उसे बोलते हैं डीकोडिंग, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं, डीकोडिंग। रिसीवर ने क्या किया, डीकोडिंग किया। रिसीवर ने क्या किया, डीकोडिंग किया। और डीकोडिंग के बाद जब उसने कहा कि हाँ ठीक है ना, जैसे मैंने कहा कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, सामने वाले को बात समझ में आई, उसने कहा हाँ हाँ आप बिल्कुल बात सही कह रहे हो, मैं हूँ ही बहुत अच्छा, है ना। तो कुछ भी जवाब दे वो सामने वाला, ठीक है ना। या फिर आप वो सामने वाला कह सकता है नहीं आप अच्छे आदमी हो खुद, इसलिए आपको दूसरा आदमी अच्छा लगता है। जो भी उसको जवाब देना हो वो जो देता है दैट इज कॉल्ड फीडबैक। वो उसका क्या हो गया, फीडबैक। अब फीडबैक जरूरी नहीं है कि वो बोल कर ही दे, जेस्चर से भी दे सकता है, हो सकता है वो मुस्कुरा दे, या हो सकता है कि वो आंख दिखा दे, ठीक है ना। कुछ भी किसी भी तरीके आंख दिखा दिया तो मैं समझ गया बात गलत लगी, मुस्कुरा दिया सामने तो मुझे लगा कि बात अच्छी लगी। तो ये जो है ये सारे के सारे एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन के, जिस पर कि सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये 7 हैं, देखो। सबसे पहले सेंडर, इसको कम्युनिकेटर भी बोलते हैं, सोर्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद उसके दिमाग में जो भी विचार होता है उसे आइडिया कहते हैं। फिर उस आइडिया जो है उसको कन्वर्ट करने की प्रोसेस एनकोडिंग होती है। फिर उसके बाद वो एक चैनल के द्वारा, एक माध्यम के द्वारा, चाहे स्पोकन वर्ड्स हो या फिर कोई लेटर हो, टेलीफोन हो, किसके भी द्वारा वो मैसेज को भेजता है, दैट इज कॉल्ड चैनल। उसके बाद रिसीवर के पास पहुंचता है, रिसीवर उसको जो समझता है उसे डिकोडिंग कहते हैं। फिर फीडबैक। तो इस तरीके से कितने स्टेप्स हो गए, 1 2 3 4
5, 6 और ये 7। देखो कई बार क्या होता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, आप समझना, ठीक है ना, कि कौन सा जो है इस कम्युनिकेशन चैनल का पार्ट नहीं है, कम्युनिकेशन की स्टेप्स नहीं है, ठीक है ना। अब वहाँ पर यदि मान लो आपको किसी चॉइसेस में यदि कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है इस तरीके से आए, तो ये सारी चॉइसेस के साथ किसी यदि पार्ट में मान लो पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स भी दे रखा हो, तो आप ये मानना कि कम्युनिकेशन में पर्पस या ऑब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव होता है, कि भाई इसका कम्युनिकेशन का कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। वो उस कंडीशन में, ठीक है ना, इन चॉइसेस के अलावा देखो होने को तो यही है, लेकिन मान लो इनके साथ जैसे मैसेज, आइडिया, एनकोडिंग फिर वो भी दे रखा हो एक, है ना, इनके साथ ही उसको साथ साथ लगा रखा हो, तो आप उसको भी उसके मानना चलना, है ना, मान के चलना। मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जब आपको समझा, क्योंकि कम्युनिकेशन का कोई ना कोई पर्पस या ऑब्जेक्टिव भी होता है, ठीक है ना। इस के लिए तो 7 पार्ट ध्यान रखने। अब आपको क्वेश्चन पूछा कैसे जा सकता है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन जो ये पैटर्न है इसमें एनकोडिंग कौन करता है, तो एनकोडिंग कौन करता है, एनकोडिंग करता है कौन, आपका सेंडर। आपको ये पूछा जा सकता है डिकोडिंग कौन करता है, तो डिकोडिंग करता है रिसीवर, ठीक है। इसके अलावा आपको इसका सीक्वेंस तो बार बार में पूछा गया, कम से कम 5-7 बार क्वेश्चन पूछ लिया इसका सीक्वेंस का, है ना, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया। आगे इसमें नोट्स में भी है, हम वापस जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। देखो अब मैंने कहा इसमें कौन कौन शामिल होता है, सेंडर होता है, ठीक है ना, मैसेज होता है, मैसेज को आप क्या बोल सकते हो, आइडिया। सेंडर मैंने आपको बताया कम्युनिकेटर कह सकते हो, उसको सोर्स कह सकते हो। उसके बाद मीडियम या चैनल शामिल होता है, ठीक है ना, मीडियम या चैनल। इसके अलावा इसमें क्या होता है, रिसीवर होता है, और एंड ऑफन इंक्लूड्स फीडबैक, फीडबैक भी इसमें शामिल होता है। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है, कम्युनिकेशन का टाइप होता है वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है ना। वन वे कम्युनिकेशन में जो है फीडबैक जो है नहीं भी होता है, ठीक है ना, लेकिन जनरली जो है कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक होता है। वो वन वे टू वे कम्युनिकेशन हम देखेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने कोई चीज़ अनाउंसमेंट कर दी, मैंने कहा मैं ये घोषणा कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, फीडबैक का आपको पता ही नहीं लगेगा। आजकल तो है कि भाई आपने व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज भेज दिया कि आपने ये अनाउंस क्यों किया, इतनी लेट क्यों किया, और जल्दी कर दे, है ना, जो भी है, ठीक है ना। फिर देखो नेक्स्ट है कुछ पॉपुलर डेफिनेशन जो कि आपको याद रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करनी। इसके अलावा कुछ आना चाहेंगे तो फिर बहुत सारी डेफिनेशन है, कम से कम 200-500 डेफिनेशन होंगी कम से कम, है ना, वो सभी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान रख लेना। और इनको भी रटने की जरूरत नहीं, इनकी हिंट ध्यान रख लेना केवल, किसने ये कहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है एडगर डेल की, ठीक है ना। और एडगर डेल जो है इससे बहुत ज़्यादा जो है कम्युनिकेशन, टीचिंग, लर्निंग एड, पेडागोजी के फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है ना। इसलिए एडगर डेल की डेफिनेशन आपको जरूर ध्यान रखनी है। एडगर डेल मैंने लिख रखा है यहाँ पर, एक अमेरिकन एजुकेटर, ठीक है ना, बेस्ट नोन फॉर इस, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हालांकि जब मैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो पढ़ाऊंगा, टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है उसके अंदर इसके बारे में डिटेल में होगा, ठीक है ना। एडगर डेल जो है उसको वो जाना किसके लिए जाता है, कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। देखो इसने कॉन ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा। इसने किस तरीके से, देखो आपको नहीं तो अजीब सा लगेगा कि ये कॉन ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है ना। उसने ये बताया, फिर उसने इस तरीके से कौन बनाया, और उसने कहा कि टीचिंग लर्निंग जो है उसमें 10 स्टेप्स बताए उसने। तो ये देखो ये क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 स्टेप्स बताए उसने, है ना। उसमें कि एक स्टेप पे ये, एक स्टेप पे ये, एक स्टेप पे ये, एक स्टेप पे ये, स्टेप पे ये, स्टेप पे ये, और ये स्टेप पे ये, ठीक है ना। और इसके कौन जो है उसमें जो सबसे ऊपर जो था वो था वर्बल सिंबल। क्या था इसके जो कौन था उसके ऊपर कौन में सबसे ऊपर था वर्बल सिंबल, ठीक है ना। और सबसे नीचे था वो था डायरेक्ट, पर्पसफुल, एक्सपीरियंस। ये हम टीचिंग जो है लर्निंग मटेरियल में पढ़ेंगे। तो देखो ये जो एडगर डेल है ये एक बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट है, पेडागोजी में उसका बहुत बड़ा नाम है, और इसको जो जाना जाता है, ठीक है ना, जो पेडागोजी के फील्ड में जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो इसलिए जाना जाता है इसके कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। उसने कहा टीचिंग लर्निंग जो एड्स है, मटेरियल है, उनमें जो है सबसे ऊपर उसके कॉन में तो था वर्बल सिंबल। वर्बल सिंबल का मतलब जैसे कोई भी रीडिंग, लिसनिंग, ये सब वर्बल सिंबल हैं। और ये होते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ये चीज़ें क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट। जैसे मैंने कहा कोई रीडिंग कर रहा हूँ मैं, लिसनिंग कर रहा हूँ, ये चीज़ एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। रीडिंग है दिखती तो है नहीं, ठीक है ना, लिसनिंग है दिखती तो है नहीं। और उसने सबसे नीचे सोपान पे उसने बताया डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस। आप जो है प्रत्यक्ष
उद्देश्यपूर्ण जो है अनुभव, ठीक है ना। आप एक्सपीरियंस करो, एक्सपीरियंस मतलब एक्टिविटी करो, आप खुद जो है एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। उसने कहा जो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की जो टूल्स हैं वो सबसे नीचे नीचे हैं इसमें, ठीक है। अब नीचे नीचे का मतलब ये नहीं सबसे बेकार है, इसने जो ऊपर ऊपर का टूल बताया उसके बारे में कहा ये सबसे वर्स्ट है, ये सबसे बेकार टूल है और ये सबसे बेस्ट टूल है। और बार बार में आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार में, ठीक है ना। ये कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो है टीचिंग लर्निंग एड्स का जो उसने बनाया उसमें 10 स्टेप्स हैं। उस कोन में सबसे ऊपर उसने वर्बल सिंबल बताया है, सबसे नीचे उसने डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस बताया है। उसने कहा है कि टीचिंग लर्निंग एड्स में मटेरियल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस। डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस का मतलब है कि आप एक्टिविटीज़ करो, एक्टिविटीज़ करके बच्चों को समझाओ, दैट इज़ डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस। और आप जो है रीडिंग और लिसनिंग कर रहे हो, दैट ये जो है इसको बोलते हैं वर्बल सिंबल, और ये जो है सबसे घटिया प्रकार का होता है, लेकिन कौन में सबसे ऊपर हुआ है। इज इट क्लियर? तो ये है ना, तो ये मैंने आपको बता दिया। आप ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन पूछे गए काफ़ी बार, है ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे देखो हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि एडगर डेल जो अमेरिकन एजुकेटर है, बेस्ट नोन फॉर हिज कोन ऑफ एक्सपीरियंस, डिफाइंड कम्युनिकेशन। उसने कम्युनिकेशन को कैसे डिफाइन किया है? कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज। देखो मैंने आपको बताया कि इसमें जो है 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, तो आप मेरी बात को 100% नहीं माने कि मैंने जो कह दिया वो सही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें से 10 to 15 क्वेश्चन आए, हो सकता है 20 आ जाए, 25 आ जाए, ठीक है ना। तो वो कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं है अभी, जब एग्जाम में पता लगेगा, एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड। आपको पता है कि द वेस्टलैंड में से 2 या 3 क्वेश्चन आते थे, एकदम से 10 भी आ गए, है ना, एक बार। तो मतलब आपको तो, लेकिन हाँ 5 आ, 10 आ, 15, 20 आ, 25 आ, 30 आ, कितने भी आ, जो ये मैटर है इसमें से आपका जो है पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब 1-2 क्वेश्चन की तो कोई गारंटी नहीं है, यदि आप पे नहीं होंगे तो वो बहुत पढ़ने लिखने वाले पे भी नहीं होंगे, है ना, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज। कम्युनिकेशन जो है आइडियाज को शेयर करने का तरीका है, फीलिंग्स को इन द मूड ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये देखो आपको जहां पर भी एडगर डेल की डेफिनेशन आए तो आप मूड ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वर्ड पकड़ लेना केवल। एडगर डेल ने ही ये बात कही थी कि शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग्स इन द मूड ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आपके और दूसरे व्यक्ति के अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना, उस अंडरस्टैंडिंग में आप आइडियाज और फीलिंग को शेयर करते हो। तो आपको क्या वर्ड ध्यान रखना है? मूड ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बस ये आ जाए तो आप ध्यान रखना एडगर डेल ने कहा है, ठीक है। इसके अलावा कैथ डेविस ने कहा है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। देखो इसने तो क्या कहा है? पासिंग इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन को पास करो, ठीक है ना, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में इंफॉर्मेशन को पास करो। ये इसने कहा कम्युनिकेशन। इसमें समझाने की कुछ बात है नहीं, आपको सब पता है, आपको तो केवल रटना है कि क्या रटना है कि कैथ डेविस, और फिर ये ध्यान रख लेना आपको इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। उसमें क्या ध्यान रखना है? मूड ऑफ, कौन सा वर्ड ध्यान रखना है? मूड ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअलिटी, कुछ भी आ जाए, है ना। फिर देखो J.M. मिलिट, J.M. मिलिट ने क्या क्या है कम्युनिकेशन के बारे में। अब आपको J.M. मिलिट के बारे में ध्यान रखना है, केवल क्या ध्यान रखना है? ये शब्द पकड़ लेना, ब्लड स्ट्रीम। क्या वर्ड यूज किया? ब्लड स्ट्रीम, ठीक है ना। तो देखो J.M. मिलिट डिस्क्राइब कम्युनिकेशन एज द ब्लड स्ट्रीम ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। देखो जिस इस तरीके से किसी भी बॉडी के लिए ब्लड स्ट्रीम की जरूरत होती है, जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में ब्लड घूम रहा है, ठीक है, तो जिस तरीके से आपकी बॉडी में ब्लड के फ्लो की जरूरत होती है, उसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। यदि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी संस्था में कम्युनिकेशन नहीं हो तो फिर वो संस्था चल नहीं सकती, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसी तरीके से काम करता है जैसे कि किसी की बॉडी में जो है ब्लड फ्लो या ब्लड स्ट्रीम काम करती है। तो उसने यही कहा कि मिलिट ने क्या कहा? कम्युनिकेशन एज द ब्लड स्ट्रीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी प्रशासनिक संस्था में जो है कम्युनिकेशन किसकी तरह काम करता है? एज ब्लड फ्लो, ब्लड स्ट्रीम इन योर बॉडी। इज इट क्लियर? फिर देखो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फिफ्नर, ये आपके एग्जाम में आरपीएससी में पूछा भी गया है, ठीक है ना। फिफ्नर ने क्या कहा है? फिफ्नर ने कहा है कम्युनिकेशन इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। हार्ट का मतलब क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना, द वाइटल पार्ट ऑफ समथिंग, इसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है ना। तो उसने कहा है फिफ्नर ने, अकॉर्डिंग टू फिफ्नर ने कहा है कि कम्युनिकेशन इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। आपके जो मैनेजमेंट है उसका जो है, किसी भी संस्था जो है उसमें मैनेजमेंट जो है, उस मैनेजमेंट का ये सबसे वाइटल, इंपॉर्टेंट, एसेंशियल पार्ट है, ठीक है।
कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स यूज्ड फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन। देखो क्या होता है, कम्युनिकेशन में आप इन्फॉर्मेशन देते भी हो और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती भी है, दोनों काम होते हैं। जैसे मैंने आपसे कुछ कहा तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है ना, और आपने इन्फॉर्मेशन प्राप्त की। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो सेंडर होता है वो इन्फॉर्मेशन देता है, कम्युनिकेटर जो है इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है ना, सोर्स जो है इन्फॉर्मेशन देता है, सेंडर जो है इन्फॉर्मेशन देता है, और रिसीवर जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, सीक करता है, अचीव करता है, गेट करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, दो चीज़ें होती हैं। तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, देखो हमें पता है कि यह है 4 स्किल्स हैं, ये कोई दो चीज़ ध्यान रखना, ये हमारे 4 स्किल्स हैं, टीचिंग स्किल्स कह सकते हो आप, ठीक है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स कह सकते हो, जिनको आप बोलते हो LSRW। एल का मतलब होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स या टीचिंग स्किल्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स यूज्ड इन गिविंग इन्फॉर्मेशन। अब आप मुझे बताओ इन्फॉर्मेशन देने के लिए कौन कौन सी स्किल्स का यूज करेंगे। देखो LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। यदि मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है तो या तो मैं बोल के दूंगा या फिर लिख के दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, या तो स्पीकिंग या राइटिंग। तो स्पीकिंग और राइटिंग जो इनका कॉम्बिनेशन है किसके लिए यूज होता है, गिविंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसीलिए स्पीकिंग और राइटिंग जो है उनको हम बोलते हैं एक्टिव स्किल्स। क्या नाम दिया जाता है इनको, एक्टिव स्किल्स। आपसे पूछ सकते हैं एक्टिव स्किल्स का यूज किस लिए होता है, तो आप कहोगे एक्टिव स्किल्स का यूज इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है, टू गिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है तो कैसे ले सकता हूं, या तो रीडिंग करके, पढ़ के, या तो मैं क्या करूंगा पढ़ के या फिर सुन के। ठीक है ना, LSRW में से इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो मैंने कहा स्पीकिंग एंड राइटिंग, और इन्फॉर्मेशन यदि मुझे लेनी है, लेने के लिए मैं क्या करूंगा, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे पास 2 चीजें हैं, लिसनिंग और रीडिंग। लिसनिंग और रीडिंग, तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स यूज्ड फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन सीक करने के लिए, सीक मतलब टू गेट, सीक का मतलब टू गेट, टू अचीव। ठीक है ना, प्राप्त करने के लिए, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कौन सी स्किल्स हैं, लिसनिंग एंड रीडिंग। और ध्यान रखना लिसनिंग और रीडिंग जो स्किल्स हैं उन्हें बोलते हैं पैसिव स्किल्स। क्या बोलते हैं उनको, पैसिव स्किल्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि पैसिव स्किल्स का यूज किस लिए करते हैं कम्युनिकेशन में, टू सीक इन्फॉर्मेशन। एक्टिव स्किल्स का यूज किसके लिए करते हैं, टू गिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, और ये जो है ना, ये इनका कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, एक्टिव और पैसिव स्किल्स का कॉम्बिनेशन, इस पर आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। फिर देखो आगे, अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देखो प्रॉपर्टीज 10 बताइए मैंने, कुछ 20 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं, अनंत ही आपके कॉमन सेंस की बात है। ठीक है ना, आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, आप आराम से आंसर दे दोगे। एग्जाम में कैसे आंसर आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, या तो ऐसा होगा कि 3 चॉइसेस होंगी और लास्ट में होगा कि ऑल ऑफ द अबव। तो जनरली उसमें ऑल ऑफ द अबव का आंसर होता है, क्योंकि वो सारी जैसे कम्युनिकेशन के वेज ये मोटिवेट करते हैं, 1 वे होता है, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शनल होता है, ठीक है ना, इस तरीके की चॉइसेस होती हैं। या फिर कैसा होगा, 4 चॉइसेस होंगी, उसमें से 3 तो सही होंगी और एक बिल्कुल ही नेगेटिव होगी, आपको देखते समझ में आ जाएगा। एक तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। ठीक है, तो देखो जहाँ पर भी आपको प्रॉपर्टीज वगैरह इनके ना, क्योंकि बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो वो एक बार समझना होता है कि भाई कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर वो अपने आप ही आप उनको क्रिएट करते रहो कितने भी गुण है ना। तो परंपरा के अनुसार मैंने भी दिए हैं कुछ गुण, ठीक है ना, तो आप समझ लीजिए। देखो एक तो कम्युनिकेशन जनरली 2 वे प्रोसेस होता है। ठीक है ना, 2 वे प्रोसेस का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि उसमें एक सेंडर और रिसीवर होगा और आपको फीडबैक मिलेगा, इसलिए मैं कहते हैं 2 वे प्रोसेस होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मैं बोलता जाऊँ आप तो बिल्कुल सन्नाटे की तरह बैठे, ऐसे नहीं होता है। ठीक है ना, तो देखो इन्वॉल्व सेंडर एंड रिसीवर। 2 वे का मतलब है इसमें एक सेंडर होता है और रिसीवर होता है। ठीक है ना, SENDER सेंडर होगा और इधर क्या होगा, रिसीवर होगा। सेंडर और रिसीवर दोनों होंगे। ठीक है, इट इज नॉट कंप्लीट अंटिल द रिसीवर रिस्पॉन्स। मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन को जब तक कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक कि फीडबैक ना मिल जाए। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, कम्युनिकेशन डज नॉट स्टॉप, इट्स अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ मैसेजेस। ठीक है ना, इवन साइलेंस एंड बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन साइलेंस एंड बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट समथिंग। देखो कम्युनिकेशन कभी स्टॉप नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। ठीक है ना, कम्युनिकेशन जैसे मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, अब बैठने के बाद जो है मान लो मैं कुछ सोचने लग गया, तो ये भी कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है ना, मैं ये क्या है,
टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से बात कर रहा हूँ मैं। अब ये वाला जो कम्युनिकेशन है वो बात अलग है कि आप जो है इसको बोलेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, खुद से ही बात करना होता है, वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। आप कुछ मान लो लेटर लिख रहे हो, तो ये लेटर लिख रहे हो तो आपके सामने जो है कोई इस वक्त आप अकेले हो तो भी ये कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो कम्युनिकेशन कभी भी शांत कभी भी नहीं होता, तो आप किसी और से बात कर रहे होते हो या कभी सोच रहे होते हो, कंटिन्यूस फ्लो है, ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। या तो आपके सामने कोई व्यक्ति होगा, नहीं तो आदमी का मन चंचल होता है, ये कुछ ना कुछ सोचता रहता है, ठीक है ना, चिंतन करता रहता है, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन डज नॉट स्टॉप, इट्स अ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ पैसेजेस, इवन साइलेंस एंड और बॉडी लैंग्वेजेस, ठीक है ना। मान लो मैं ऐसे कुछ बोल नहीं रहा लेकिन ऐसे कर रहा हूँ, तो आपको पता लगा टायर्ड, तो कम्युनिकेशन हो गया ना, आपको पता लगा सर थके हुए हैं, ठीक है ना। और मान लो मैं आया कि देखिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ आपको, और आज तो सर जोश में है ना। तो मैंने ये तो कहा ही नहीं कि मैं जोश में हूँ, ठीक है ना, मैंने ऐसा कहा नहीं जोश में, लेकिन कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है ना। तो वो ये कह रहा है कि इवन साइलेंस और बॉडी लैंग्वेज, इवन साइलेंस भी, ठीक है ना, और बॉडी लैंग्वेज ही कम्युनिकेशन जो है वो भी कम्युनिकेट समथिंग, वो भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करता है, ठीक है ना। साइलेंस का मतलब हो गया आपका, इसको बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अपने आप से बात करना। साइलेंट हो आप, और साइलेंट में मान लो आपका कोई बॉडी मूवमेंट भी कुछ भी नहीं हो रहा, बॉडी लैंग्वेज भी कुछ भी नहीं हो रही, लेकिन आप कुछ कंटेम्पलेट कर रहे हो, तो ये भी कम्युनिकेशन हो गया, आप अपने आप से ही बात कर रहे हो, इट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब किसी दूसरे से बात कर रहे हो, वो आएगा भी कम्युनिकेशन का पार्ट है ना, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन जो है ये सारे के सारे चीज़ आपको चॉइसेस में आ जाएंगी, भाई इस तरीके से कम्युनिकेशन ऐसा होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, फिर इसकी जगह आ जाएगा कम्युनिकेशन इज स्टेटिव, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन स्टेटिव होता है क्या, डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब होता है एवर चेंजिंग। देखो आपने ना, आप तो लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको तो पता ही होता है कि दो तरीके की वर्ब्स होती हैं, स्टेटिव और डायनेमिक, ठीक है ना। स्टेटिव हम उससे कहते हैं कि भाई जो चेंज नहीं होती है, ठीक है ना, वो जो क्या होती है जिसके फॉर्म में चेंज नहीं होता, भाई कि आप उसमें आईएनजी नहीं लगा सकते, ठीक है ना। और डायनेमिक जो होती है वो चेंज होती है, ठीक है ना। तो देखो कम्युनिकेशन जो है वो क्या होता है, इट इज़ एवर चेंजिंग, हमेशा चेंज होने वाला होता है, ठीक है ना। जैसे आपने कहा, आप कहते हो भाई स्टेटिव वर्ब है, तो स्टेटिव वर्ब है तो उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगता, मतलब चेंज नहीं होती। डायनेमिक वर्ब्स जो होती हैं वो चेंज हो जाती है, मतलब आप उसमें आईएनजी लगा सकते हो। जैसे मैंने कहा कि आप SEE, तो इसमें देखना जो है उसमें आईएनजी नहीं लगा सकते, सी फॉर्म में ही रहेगी, ठीक है ना, यानी स्टेटिव है, चेंज नहीं होगी। और मान लो मैंने कोई और वर्ब यूज़ की, मैंने कहा प्ले, तो प्ले में मैंने लगा दिया प्लेइंग, पॉसिबल है, तो क्योंकि ये डायनेमिक वर्ब है ना। तो डायनेमिक का मतलब होता है जो चेंज होता है, जो चेंज हो जाता है। तो कम्युनिकेशन जो है हमेशा डायनेमिक होता है ना, ये ध्यान रखना, डायनेमिक होता है और ऑन गोइंग और चलता रहता है, ठीक है ना। अब देखो कम्युनिकेशन हमेशा एवर चेंजिंग कैसे होता है, हमेशा बदलता रहता है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट, जैसे मान लो मैं घर पे अलग तरीके से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, और जैसे ही मैं मान लो घर की जगह ऑफिस गया तो ऑफिस में मेरा कम्युनिकेशन चेंज हो जाएगा, तो एवर चेंजिंग हो गया, ठीक है। मान लो इमोशंस, मैं मान लो एक तो हैप्पी हूँ तो मेरा कम्युनिकेशन अलग तरीके का होगा, और सैड हूँ तो अलग तरीके का कम्युनिकेशन होगा, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन डायनेमिक होता है, हमेशा चेंजिंग होता रहता है, ठीक है ना। तो इट इज एवर चेंजिंग बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट पे बेस होता है। कॉन्टेक्स्ट मतलब आप घर पे हो तो अलग तरीके का कम्युनिकेशन, ऑफिस में होता अलग तरीके का कम्युनिकेशन। आप इमोशंस हैप्पी हो तो अलग तरीके का कम्युनिकेशन, सैड हो तो अलग तरीके का कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो तो अलग तरीके का कम्युनिकेशन, टायर्ड और एक्सॉस्टेड हो तो अलग तरीके का कम्युनिकेशन। रिलेशनशिप पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। आपका जो है कम्युनिकेशन में आपकी वाइफ से अलग तरीके का कम्युनिकेशन करोगे, ठीक है ना। आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप बहुत मीठे हो जाओगे बोलने में, है ना। तो कम्युनिकेशन क्या करता है, ये आपके रिलेशनशिप पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, आपकी किससे रिलेशनशिप है, ठीक है। कम्युनिकेशन जो एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप अच्छे अच्छे लोगों के बीच में हो तो आप ज़्यादा मतलब धूम धड़ाका नहीं करोगे, हंगामा नहीं करोगे। और आप मतलब ऐसी कंपनी में हो, आप सभी इंजॉय कर रहे हैं, हाँ वो कर रहे हैं, तो आप एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करता है। तो कम्युनिकेशन एक स्टेबल नहीं है, स्टेटिव नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, एक ही तरीके का नहीं है, इट इज़ एवर चेंजिंग, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कम्युनिकेशन क्या है, ये वर्ड ध्यान रखना है, डायनेमिक है। कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिर कम्युनिकेशन इवॉल्व्स विद टाइम। अब देखो डायनेमिक कैसे है, हमेशा कम्युनिकेशन जो है टाइम के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से डेवलप होता रहता है। समय के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधरती हैं। आप पहले गांव से आए थे, आपको अच्छी तरह से बोलना नहीं आता था, आप इस तरीके के एनवायरनमेंट में रहे, आप अच्छी तरह से, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सुधरी और आपका कम्युनिकेशन भी डेवलप इवॉल्व हुआ, ठीक है। टाइम और सिचुएशन के हिसाब से कम्युनिकेशन जो है इवॉल्व भी करता है, इसका मतलब कम्युनिकेशन डायनेमिक नहीं है। कम्युनिकेशन सिंबॉलिक है,
क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन में आप क्या करते हो, वर्ड्स यूज़ करते हो, जेस्चर यूज़ करते हो, इमेज यूज़ करते हो, साउंड्स यूज़ करते हो, अपनी आइडिया फीलिंग्स को, तो ये सारे के सारे क्या सिंबॉलिक ही होते हैं। सिंबल्स मस्ट बी अंडरस्टूड बाय बोथ सेंडर। लेकिन देखो अब क्या आता है, जैसे सिंबल्स हैं, अब सिंबल्स का मतलब जैसे कि मान लो मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये भी सिंबल्स हैं, ठीक है ना। अब मान लो मैं किसी ऐसे आदमी से बोल रहा हूँ जिसको हिंदी नहीं आती, ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन में कोई सिंबल्स यूज़ करूँ, कोई लैंग्वेज यूज़ करूँ, ठीक है ना, कुछ भी यूज़ करूँ, वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। रिसीवर और सेंडर जो है वो दोनों के द्वारा वो सिंबल्स समझ में आने चाहिए। इज इट क्लियर? जैसे मैं मान लो इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती, मैं हिंदी बात कर रहा हूँ, सामने वाले को हिंदी समझ में नहीं आती। मैंने किसी को रोज़ दिया, उसको समझ में नहीं आया रोज़ का क्या करना है, ठीक है ना। मैंने तो उसको रोज़ दिया और उसने जाके उसने हाँ बढ़िया है, ठीक है, रोज़ दे दिया, वो समझ में नहीं आया उसको, तो क्या हुआ, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का है जब सेंडर और रिसीवर दोनों के द्वारा वो चीज़ समझ में आए, ठीक है। पर्पसफुल कम्युनिकेशन का हमेशा कोई ना कोई पर्पस होता है, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन ऑलवेज हैज गोल, उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। मैं आपसे मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो आप मेरा पर्पस है आपको पढ़ाना, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन ऑलवेज हैज गोल, इन्फॉर्म, परस्यूट का मतलब कन्विंस। आप कम्युनिकेशन में किसी को कन्विंस भी करते हो। एक्सप्रेस, इंटरटेन, बिल्ड रिलेशनशिप। आप जो है क्या करते हो, इंटरटेनमेंट भी होता है कम्युनिकेशन से, एक दूसरे से रिलेशन भी बनते हैं। आप कहते हो ना उससे बहुत बातें होती हैं, तो आपके आपस में एक दूसरे से बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, बिल्ड रिलेशनशिप होता है। कम्युनिकेशन जो है इरिवर्सिबल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे आपने कुछ भी स्पीक, देखो ये स्पीक जो है कभी भी अनस्पीक नहीं हो सकता, और सेंड जो है कभी अनसेंड नहीं हो सकता। इसका मतलब समझे? अब सेंड अनसेंड का मतलब मैं यहां लिख देता हूं आपको, जिससे समझ में आ जाए फेस टू फेस। आपने मोबाइल पे कोई मैसेज करके तो डिलीट कर सकते हो, अनसेंड हो जाता है, लेकिन फिर भी लिखा आता है डिलीटेड मैसेज, है ना। तो देखो कभी भी स्पीक अनस्पीक नहीं हो सकता, यानी कि कम्युनिकेशन जो है कभी भी जो है रिवर्सेबल नहीं हो सकता, ये इरिवर्सेबल है। आपका कहा अनकहा नहीं हो सकता, ठीक है ना। देखो एक बहुत ही फेमस, आप लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा, एक बहुत ही फेमस रोमन पोइट है हॉरेस। उसका एक वर्क है, उसने एक क्रिटिकल वर्क लिखा आर्स पोएटिका। तो उसने कहा कि इफ़ यू राइट एनी मैन्युस्क्रिप्ट कीप इट फॉर 9 years बिफोर पब्लिशिंग, because once it gets published it's a public property and you can't reback it, ठीक है ना। आप उसको वापस नहीं ले सकते। यदि आप कोई बुक लिखना चाहते हो तो आप अपने मैन्युस्क्रिप्ट को 9 साल तक अपने पास रखो। उसने कहा 9 साल तक उसको पढ़ो, देखो, समझो, दोस्तों से पूछो, सब करो, क्योंकि एक बार आपने पब्लिश कर दिया तो फिर उसके बाद इसका मतलब एक बार स्पीक कर दिया तो अनस्पीक नहीं हो सकता। तो कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द इरिवर्सिबल। इसका मतलब स्पीक कहा, आप कहते हैं ना तुमने तो मुझसे ऐसी बात कह दी, वो क्या कोई बात नहीं सॉरी, कह रहे कहा अनकहा थोड़ी हो सकता है। शब्द के बाण कभी मतलब वो कहते हैं कि तीर का घाव भर जाता है लेकिन कहने का घाव नहीं भरता। वो सारी वो जो बातें हैं ना वो यही हैं कि कम्युनिकेशन जो है कभी भी जो है इरिवर्सिबल नहीं होता। स्पीक को अनस्पीक नहीं कर सकते। आपके सामने कोई बैठा है, आपने उसके सामने कोई मैसेज सेंड कर दिया, मैसेज सेंड करना कुछ बोल दिया तो अनसेंड नहीं हो सकता, बोले हुए को वापस नहीं ला सकते आप, ठीक है। तो यही है इरिवर्सिबल का मतलब। वंस आ मैसेज इज सेंट, एक बार कोई मैसेज भेज दिया, मैसेज भेज दिया का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने आपसे कुछ बोल दिया और सेंट एंड रिसीव्ड, इट कैन नॉट बी टेकन बैक, इसे वापस नहीं लिया जा सकता, ठीक है ना। मिसकम्युनिकेशन कांट ऑलवेज बी अनडन। आपका मिसकम्युनिकेशन हो गया तो वो अनडन नहीं हो सकता। मान लो गलती से मैंने आपसे कुछ गलत शब्द बोल दिया तो वो अनडन नहीं होगा, ठीक है। सो क्लैरिटी इज द की, इसलिए हमेशा बोलते वक्त क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन में फीडबैक की जरूरत होती है, ठीक है ना। फीडबैक कंफर्म्स वेदर द मैसेज वाज रिसीव्ड और अंडरस्टूड। फीडबैक से ये तो पता लगता है कि मैसेज, जैसे आप कहते हो ना कि भाई कोई मैसेज भेजा आपने जैसे मोबाइल पे, अब मोबाइल पे मान लो वो ब्लू टिक नहीं आई तो आपको पता ही नहीं, क्योंकि कई वो इस तरीके की सेटिंग रखते हैं। लेकिन चलो ब्लू टिक नहीं आई लेकिन आपने कह दिया ओके, तो आप क्या कहते हो उससे, भाई मेरे को मैसेज तो भेज देना ओके ओके जो भी लिखना था, इससे आपको पता लग जाता है कि हाँ उसके पास मैसेज मेरा पहुँच गया। तो ये होता है फीडबैक। इसके बिना जो है कभी भी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता। तो फीडबैक कंफर्म्स वेदर द मैसेज वाज रिसीव्ड और अंडरस्टूड। इज इट क्लियर? फिर देखो कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। ये तो आपको पता है कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। मैं बोल के भी कह सकता हूँ, ठीक है ना, और जो है एक्सप्रेशन से भी कह सकता हूँ, आपकी तरफ घुर्राने लग जाऊँ, मुस्कुरा जाऊँ, ठीक है ना, ऐसे कर दूँ, ठीक है ना, कुछ भी कर दूँ। तो कम्युनिकेशन शाब्दिक भी हो सकता है, मुँह से बोलकर या फिर लिख के, इसे तो कहते हैं वर्बल। और जेस्चर, पोस्चर, इन सब चीज़ों से यदि मैं कम्युनिकेशन करूँ तो वो कहता है नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन हैपन्स थ्रू स्पोकन और रिटन वर्ड्स।
और लैंग्वेज स्पोकन रिटन वर्ड या लैंग्वेज से भी हो सकता है, या फिर जेस्चर, एक्सप्रेशन, पोस्चर, इनसे भी हो सकता है। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन जो होता है मोटिवेशनल होता है। अब देखो आप कहते हैं ना बहुत अच्छा कम्युनिकेटिव मोटिवेशनल स्पीकर है, तो स्पीकर क्या करता है, वो बोलता ही तो है, अपना मैसेज कन्वे करता है। ठीक है ना, उसके बाद जो ऑडियंस कहते हैं हाँ वेरी गुड, हाँ ऐसा ताली बजाते हैं, वो ताली बजाते हैं, वो वीडियो को जाते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, मोटिवेशनल होता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, मैं आप सभी को हाँ ये करना है, आपको ये करना है, तो आप मोटिवेट हो गए ना। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, मोटिवेशनल भी होता है। तो देखो वन ऑफ द की फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज टू मोटिवेट पीपल। कम्युनिकेशन का एक पर्पस क्या होता है, मोटिवेट करना होता है लोगों को। ठीक है, दैट मीन्स जिसका मतलब है इनकरेज देम टू टेक एक्शन, जिससे कि वो प्रोत्साहित हो कोई काम करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट करने के लिए, स्टे फोकस्ड ऑन गोल, और अपने गोल पर फोकस। मैं कहूँगा आपसे कहूँ कि देखो अब आपके पास इतने दिन है और पूरा सारी चीज़ छोड़ दो, एक साधु सन्यासी की तरह आप पढ़ना स्टार्ट करो, तो मैं आपको कम्युनिकेशन के थ्रू आपके गोल पर फोकस्ड होने के लिए क्या कर रहा हूँ, परस्यूएड कर रहा हूँ, कन्विंस कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ये एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स, ये इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अभी हमने बात की थी क्या क्या होते हैं। नंबर 1 सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया, माइंड में एक बार कंटेम्पलेट करके स्ट्रक्चर ध्यान रख लो, ये होता है। फिर कोई ज़्यादा इस पर झंझट करने की जरूरत नहीं कि इसको बार बार में पढ़ें करें। एक बार माइंड में स्ट्रक्चर बना लो, फिर एक बार रिवाइज कर। देखो आपको केवल जैसे मैंने बताया ना उन चीज़ों को ध्यान रखना, समझना है, ऐसा नहीं कि आप इसको रटना स्टार्ट कर दें, है ना। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल। ठीक है ना, सेंडर, सबसे पहले सेंडर होता है। सेंडर को कम्युनिकेटर भी कहते हैं, सोर्स भी कहते हैं। द पर्सन और एंटिटी हु इनिशिएट द मैसेज, जो शुरुआत करता है वो सेंडर है, वही कम्युनिकेटर है। ठीक है ना, और वही सोर्स है। ठीक है, द सेंडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनकोडिंग द मैसेज, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। सेंडर ही जो है मैसेज को एनकोड करता है। ठीक है ना, इसका मतलब आपके दिमाग में जो मैसेज है या जो आइडिया है उसको कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग, एंड इट इज डन बाय कम्युनिकेटर, इट इज डन बाय सेंडर, इट इज डन बाय द सोर्स। ठीक है, मैसेज और आइडिया, कोई मैसेज हो सकता है, कोई आइडिया। ठीक है ना, द एक्चुअल कंटेंट और इंफॉर्मेशन दैट इज बीन कम्युनिकेटेड, जो भी एक्चुअल कंटेंट होता है, ठीक है ना, उसे मैसेज या आइडिया बोलते हैं। ठीक है ना, वो थॉट्स हो सकते हैं, कोई सुझाव हो सकता है। एनकोडिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज, ये जो प्रोसेस है कन्वर्टिंग द मैसेज, मैसेज को कन्वर्ट करने की इनटू सिंबल्स, मैसेज को सिंबल्स में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है। ठीक है ना, तो देखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू सिंबल्स, वर्ड्स, जो मैसेज है, आइडिया है, उसको आप किस में, वर्ड्स में, जेस्चर्स में, ठीक है ना, उसमें कन्वर्ट करने की प्रक्रिया, सो दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड मतलब ट्रांसफर, जिससे कि इसको ट्रांसफर किया जा सके। ठीक है ना, मेरे मन में आइडिया है तो आइडिया ही तो ट्रांसफर थोड़ी हो जाएगा। आइडिया के लिए मैं क्या करूंगा, या तो बोलूंगा या लिखूंगा, ठीक है ना, या फिर मैं खुश हो रहा हूं तो हंस के बताऊंगा। तो ये जो ट्रांसमिटेड जो करना होता है, ये क्या होता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं एनकोडिंग। द वे विच मैसेज इज हैंडल्ड और शेप्ड बिफोर इट इज प्लेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड ट्रीटमेंट। अब आप ये जो है ना, ये शब्द ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट। इसके अंदर एक शब्द और होता है इस चैनल में, ट्रीटमेंट। और ये ट्रीटमेंट क्या होता है, देखो मैंने कहा कि द वे विच आ मैसेज इज हैंडल्ड, आपका एक आइडिया है या एक मैसेज है, जिस तरीके से आप उस मैसेज को हैंडल करते हो, ठीक है ना, कम्युनिकेशन चैनल में भेजने से पहले। ठीक है ना, मान लो मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया, ठीक है ना, आइडिया आने के बाद फिर अब मेरा चैनल है, फ़ोन के द्वारा उसको कहूँगा। तो अब मैं फ़ोन के द्वारा कहने से पहले मैं ये सोचूंगा कि इसको मैं कह देता हूँ कि यार मैं तो बहुत परेशान हूँ, ये कहना है, या फिर मैं सोचूँ इसको केवल एक इमोजी भेज दूँ, या फिर मैं उससे कह दूँ टेक्स्ट कर दूँ, या फिर मैं उससे कहूँ जाके कहूँ, या लेटर लिख के कहूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैंडल करने की ना, द वे द मैसेज इज हैंडल और शिफ्ट, जिस तरीके से उस मैसेज को, आइडिया को हैंडल किया जाता है या शेप किया जाता है ट्रांसफ़र करने से पहले। कहाँ ट्रांसफ़र करने से पहले, इस चैनल पर ट्रांसफ़र करने से पहले, उसे बोलते हैं ट्रीटमेंट। ये ध्यान रखना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है ना। फिर चैनल क्या होता है, चैनल द मेथड और मीडियम, वो सारा मेथड या मीडियम होता है विच थ्रू विच द मैसेज इज सेंड, मैसेज भेजाता है। अब वो स्पोकन वर्ड्स हो सकते हैं, कोई टेक्स्ट हो सकता है, ईमेल हो सकता है, वीडियो फोन हो सकता है, किसी के द्वारा भी आपने जो चैनल यूज़ किया है, जो मीडियम यूज़ किया है, वो क्या होता है, चैनल। उसके बाद है रिसीवर। रिसीवर आप जानते हो जिसके पास पहुंचता है। द पर्सन और ग्रुप फॉर हुम द मैसेज इज इंटेंडेड, एक व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चों के लिए मेरा मैसेज है, ठीक है ना। तो द पर्सन और ग्रुप फॉर हुम द मैसेज इज इंटेंडेड, पर्सन या ग्रुप जिसके लिए मैसेज इंटेंडेड है।
द रिसीवर डिकोड्स एंड इंटरप्रेट द मैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। रिसीवर जो है डिकोड करता है उसको, मैसेज को, यानी समझता है कि क्या कहना चाह रहा है। द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स, इंटरप्रेट्स मतलब समझना, अंडरस्टैंड्स, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कि रिसीवर समझता है एंड मेक सेंस ऑफ द मैसेज, और मैसेज का अर्थ निकालता है, दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग। और उसके बाद लास्ट में होता है फीडबैक। द प्रोसेस ऑफ द रिसीवर, द प्रोसेस, आई एम सॉरी, द रिस्पॉन्स, द रिसीवर सेंड्स, वो रिस्पॉन्स, ठीक है, द रिस्पॉन्स द रिसीवर सेंड्स बैक टू द सेंडर, ठीक है ना। रिसीवर जो है, जो रिस्पॉन्स भेजता है सेंडर को, वो क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है। फीडबैक हेल्प्स द सेंडर नो वेदर द मैसेज वॉज रिसीव्ड और अंडरस्टूड। फीडबैक से क्या पता लगता है कि भाई वो मैसेज पहुंचा है और समझ में आया है कि नहीं, इससे पता लग जाता है। ये जो है आपको ध्यान रखना है, आप एक बार ये पढ़ लिया उसके बाद आप केवल इसको ध्यान रखें, ठीक है ना। और इसके बीच में एक आपको ध्यान रखना है क्या होता है, जिस तरीके से मैसेज जो है उसको हैंडल किया जाता है, मैसेज को ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन चैनल में पहुंचाने से पहले, ठीक है ना, कम्युनिकेशन चैनल में पहुंचाने से पहले मैसेज को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है ना, उसको बोलते हैं, जिस तरीके से मैसेज को हैंडल किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट। ये एक टर्म और ध्यान रख लेना आप, है ना। तो ये सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक, ठीक है। इसमें एक बात और ध्यान रखना, देखो जो आपको ध्यान रखनी है, ये जो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स तो 7 ही हैं, 7 ही हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें आप 2 चीज़ और ध्यान रख लेना, ऑब्जेक्टिव और पर्पस। कोई भी कम्युनिकेशन जो होता है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट या पर्पस होता है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ और ध्यान रख लेना आपने, कम्युनिकेशन की ऑब्जेक्टिव या आप कह सकते हो पर्पस, एक शब्द और ध्यान रख लेना, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं तो आप कंफ्यूज ना हो, वो पेपर सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको समझा दूंगा ना। फिर आगे देखिए, अब है यहाँ पर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली ये हम इसको कंप्लीट भी कर देंगे। ओके, थैंक यू।